हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत साहू आप लोगों के डिमांड पे ऑटोमेटिक क्लास चालू कर दिया हूँ। हमारा 4 या 5 क्लास हमारा हो चुका है। हमारा पिछले क्लास में 30 क्वेश्चन का हम डिस्कशन किए थे, एमसीक्यू क्वेश्चन। उसमें आज भी 30 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हमारा जो चैप्टर वाइज सिलेबस वाइज जो क्लास है वो कंटिन्यू होता रहेगा। तो चलिए आज का 30 का क्वेश्चन का डिस्कशन हम चालू करेंगे। इसके पूरा डिटेल हम बताएंगे कैसे क्या होता है। उसके बाद चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आने से पहले अगर आप हमारे टेक्निकल क्लास में नहीं जुड़े हैं तो टेक्निकल क्लास में आइए, जुड़िए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आशासन प्रक्रिया व डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा डीजल तेल प्राप्त करते समय तापमान कितने से कितने के बीच में रहता है। यह हम पहले बता दें कि डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है। डिस्टिलेशन प्रोसेस ये है कि सेपरेट कंपोनेंट करता है, मतलब कोई भी एक लिक्विड को या सब्सटेंस को उसको हीट करके उसको अलग अलग कंपोनेंट्स में बांटता है, उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं। इसका हमारा डिस्कशन भी हमारे पास है। डिस्कशन हम दिखा देते हैं आपको कि व्हाट इज डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड मिक्सचर। मतलब कोई एक डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जो कि सेपरेट करता है कोई भी सब्सटेंस को या कंपोनेंट को फ्रॉम ए लिक्विड मिक्सचर बाय यूजिंग सिलेक्टिव बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। ये दोनों प्रोसेस करके अगर लिक्विड मिक्सचर को कंपोनेंट अलग करता है उसको हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन था कि डीजल तेल प्राप्त करते समय हमारा डीजल का तापमान कितने से कितने के बीच में रहता है। इसका आंसर हम बता दें कि डिस्टिलेशन प्रोसेस में 360 से 475 डिग्री तक रहता है। 365 से 475 डिग्री सेल्सियस तक रहता है डीजल का तापमान या टेम्परेचर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं कि कच्चे तेल में कार्बन के प्रतिशत कितने से कितने के बीच में रहता है। ये हम पहले आंसर बता देंगे, उसके बाद हम चलेंगे डिस्कशन भी कर देंगे इसका कच्चे तेल में कितना कार्बन प्रतिशत रहता है। तो इसका आंसर है 83 से 87%। तो चलिए डिस्कशन की तरफ चलेंगे हम कि पहले तो समझिए कच्चा तेल क्या है। कच्चा तेल एक क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मतलब वो कोई भी तेल जब निकलता है उससे पहले उसको क्रूड ऑयल कहते हैं। तो ये है कि ऑलमोस्ट ऑल क्रूड ऑयल रेंज फ्रॉम 82 to 87% कार्बन बाय स्वेट। मतलब क्रूड ऑयल के वजन के अनुसार उसमें 82 to 87% कार्बन रहता है। और एक चीज आप नोट कर दीजिए, क्वेश्चन में नहीं है हमारा, 12 से 15% हाइड्रोजन भी रहता है। क्रूड ऑयल में 82 से 87% कार्बन रहता है और 12 से 15% रहता है हाइड्रोजन। ये उसके वेट के अनुसार रहता है। इसीलिए कार्बन का प्रतिशत कितना हुआ 82 to 87%। हमारा ऑप्शन में क्या था 83 to 87% था और सेकंड ऑप्शन था 50 से 60, थर्ड ऑप्शन था 90 to 94, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन था 42 to 50%। तो हमारा आंसर क्या है 83 to 87%। इसीलिए हम जानते हैं कितना है 82 to 87 है। तो ये ऑप्शन में अगर होता तो ये करेक्ट होता, अभी ये ऑप्शन में है तो ये करेक्ट है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एल्कोहल। एल्कोहल एक द्रव ईंधन है जो कि डैश से प्राप्त होता है। एल्कोहल एक द्रव ईंधन है और उसमें एक प्रोसेस है जो कि फर्मेंटेशन। एल्कोहल एक प्रोसेस से देके गुजरता है जिससे कि एल्कोहल बनता है, वो है फर्मेंटेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस में
फर्मेंटेशन प्रोसेस में when yeast or bacteria react with the sugar in food, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है। तो अभी देख रहे हैं कि the type of alcohol in the alcoholic drinks we drink is a chemical called ethanol। जो अल्कोहलिक पदार्थ है जो कि हम सेवन करते हैं उसमें इथानॉल कहते हैं। और टू मेक अल्कोहल बनाने के लिए यू नीड टू पुट ग्रेन्स, उसमें डालना पड़ा है ग्रेन, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थ्रू ए प्रोसेस। जो कौन सा प्रोसेस है? जो कि फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है? फर्मेंटेशन प्रोसेस है ईस्ट और बैक्टीरिया रिएक्ट करता है शुगर में इन फूड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पानी को स्थिर दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक यह अपने क्वथनांक तक नहीं पहुंच जाता, तो इस प्रक्रम में दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है? तो हम पहले बता दें, ये जो क्वथनांक है वो है बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कोई भी पानी को एक स्थिर दाब मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं पहुंच जाता। तो ये प्रक्रम में दी गई ऊष्मा को क्या कहते हैं? इसमें हम बता दें कि ऑप्शन ये बी करेक्ट है, संवेदनशील ऊष्मा, जो कि सेंसिटिव हीट कहते हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पानी को भाप में बदलते समय तापमान स्थिर रहता है, दी गई ऊष्मा कहलाती है क्या? मतलब पानी को जब स्टीम में बदलते हैं, मतलब कोई पानी को जब उबालेंगे तब स्टीम में बदलता है तो उसमें तापमान स्थिर रहता है, उसका टेम्परेचर स्थिर रहता है। तो दी गई ऊष्मा को क्या कहते हैं? ये कहते हैं जो स्टीम है, जो भाप है, उसकी गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या है? गुप्त ऊष्मा रहता है लैटेंट हीट। ये इंग्लिश में उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। लैटेंट हीट क्या है? लैटेंट हीट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट हीट सॉलिड इनटू लिक्विड और वेपर और लिक्विड इनटू ए वेपर। मतलब कोई भी लिक्विड को वेपर में बदलना या फिर सॉलिड और लिक्विड को वेपर में बदलना विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। उसका टेम्परेचर बिना बदले अगर चेंज होता है उसको लैटेंट हीट कहते हैं। तो उसी समय जब तापमान स्थिर रहते हैं, क्वेश्चन में दिया है तापमान स्थिर रहता है, तो वो भाप को जो पानी को भाप में बदलता है, मतलब लिक्विड को वेपर में बदला, तो उसमें ऊष्मा को क्या कहते हैं? स्टीम का गुप्त ऊष्मा, मतलब स्टीम का लैटेंट हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दाब में बढ़ोतरी से बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होता है? जब प्रेशर बढ़ता है बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होता है? वेपर की गुप्त ऊष्मा क्या होता है? लैटेंट हीट क्या होता है? ये होता है, हमेशा ये याद रखिए कि हीट कम होता है, मतलब डिक्रीज होता है, घटती है, मतलब डिक्रीज होता है। दाब में अगर बढ़ोतरी होगा तो गुप्त ऊष्मा कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप की क्रांतिक तापमान क्या होता है? ये बहुत सारे एग्जाम में भी आया है ये क्वेश्चन, ये याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा रहता है, भाप की क्रांतिक तापमान होता है 374.15 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है? 374.15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप की क्रांतिक दाब क्या होता है? ये क्रांतिक मतलब क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर। ये क्रांतिक मतलब क्रिटिकल रहता है। ये क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक तापमान, और ये क्रांतिक प्रेशर, क्रांतिक दाब मतलब क्रिटिकल प्रेशर। उसमें भाप की क्रांतिक दाब कितना रहता है? ये रहता है 225.65। हमारा टेम्परेचर रहा 374.15 डिग्री सेल्सियस और क्रांतिक प्रेशर रहा
225.65। ये दोनों क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आता है, ये इसलिए इसको नेगलेक्ट मत करिएगा, याद करके रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर आप जानते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, भाप इंजन किस पर कार्य करता है। भाप इंजन मतलब क्या है? स्टीम इंजन। हम पहले क्लास में आपको पढ़ाए थे भाप इंजन क्या है और वो किस चक्र पे काम करता है। तो आप ये आंसर बताइए, ये है रैंकाइन चक्र, ये रैंकाइन साइकिल है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। स्टीम इंजन किस पर कार्य करता है? रैंकाइन चक्र पर। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन रहता है, चलते हैं। भाप इंजन की ऊष्मीय दक्षता लगभग क्या होता है? ऊष्मीय दक्षता मतलब थर्मल एफिशिएंसी। भाप इंजन की थर्मल एफिशिएंसी कितना रहता है? ये रहता है 25%। कितना रहता है? 25%। ये याद रखिएगा, इसका उसमें दक्षता कितना रहता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम 11 नंबर क्वेश्चन, और हम बता दें कि रैंकाइन साइकिल के बारे में हम ये थोड़ा बता देंगे अभी इस क्वेश्चन के बाद। एक भाप इंजन जिसकी गति 275 आरपीएम है क्या कहलाती है? इसका आंसर है ये उच्च गति इंजन है। तो इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे कि पहले रैंकाइन साइकिल क्या है और वो कैसे काम करता है। स्टीम इंजन वर्क इन रैंकाइन साइकिल। द रैंकाइन साइकिल इज ए मॉडल यूज्ड टू प्रेडिक्ट The Rankine cycle is a model used to predict the performance of the steam turbine systems. Steam turbine system में Rankine cycle काम करता है। It was also used to study the performance of reciprocating steam engine. The Rankine cycle is an idealized thermodynamic cycle of heat engine. ये याद रखिएगा, thermodynamic cycle है जो कि heat engine कन्वर्ट्स हीट इनटू मैकेनिकल वर्क, ये रैंकाइन साइकिल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन हमारा था कि जो 275 आरपीएम में रहता है रैंकाइन साइकिल, उसको कौन सा इंजन कहते हैं। तो या उसको क्या कहते हैं उससे पहले ये देख लीजिए। अगर दिस कवर्स द पावर रेंज, स्टीम इंजन कवर द पावर रेंज of 10 to 1800 किलोवाट एंड ऑपरेट विद इंजन स्पीड ऑफ 750, 1000, 1500 आरपीएम। आरपीएम मतलब रहता है रोटेशन पर मिनट। इंजन्स में बी सिलेक्टेड हैविंग स्टीम टेंपरेचर ऑफ अप टू 380 डिग्री सेल्सियस। ये हम जब डिस्कशन करते हैं इसमें आप देखिएगा, इसमें 3-4 क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है। जैसे कि वो इंजन जो स्टीम टेम्परेचर रहता है वो कितना तक रहता है जब इंजन का स्पीड रहता है 750, 1000, 1500 आरपीएम, तो उसका आंसर है 380 डिग्री सेल्सियस। और ऐसे ही स्टीम प्रेजेंस ऑफ अप टू 150 बार। स्टीम का प्रेशर कितना रहता है? 150 बार। अभी इसमें 2 क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद इसीलिए उसको 275 आरपीएम अगर होगा तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लो स्पीड इंजन। क्या कहते हैं? लो स्पीड इंजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, जब भाप बॉयलर से इंजन की ओर ले जाया जाती है तब भाप का दाब क्या होता है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। अभी मान लीजिए कि यहाँ पे भाप है, स्टीम है, यहाँ पे इंजन है, ये बॉयलर है, बॉयलर में स्टीम है। तो इसमें जब पाइप के द्वारा आता है इंजन को तो कुछ प्रेशर इसमें भी रह जाता है। इसीलिए हमेशा जब भी भाप बॉयलर से इंजन की ओर ले जाती है तब भाप का दाब क्या होता है? घटता है, मतलब प्रेशर डिक्रीज होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन का चलेंगे, भाप इंजन की यांत्रिक दक्षता क्या है? पहले तो बता यांत्रिक दक्षता क्या है? यांत्रिक दक्षता है मैकेनिकल एफिशिएंसी। इसका सिंपल फार्मूला है, सॉरी ये प्रिंट मिस्टेक है, ये माइनस होगा, ये प्लस हो गया है। तो इसमें हम बता दें यांत्रिक दक्षता होता है IHP। IHP मतलब होता है इंडिकेटर हॉर्स पावर, माइनस FHP मतलब रहता है फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, डिवाइडेड बाई
IHV मतलब इंडिकेटर ऑफ स्टार। तो भाप इंजन की जाती है क्या है IH माइनस FHV डिवाइडेड बाय IHV। तो हमारा ऑप्शन ये डी करेक्ट होगा अगर ये माइनस होगा तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर चलेंगे और ये हम बता दें कि कोई भी क्वेश्चन अगर प्रिंट मिस्टेक हो उसमें आप अपने एग्जामिनर को जरूर बताइएगा और उसमें आपको मार्क काटा नहीं जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाप इंजन की थर्मल दक्षता क्या है, मतलब स्टीम इंजन की थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है। भाप टरबाइन से अधिक होता है या भाप टरबाइन से कम होता है या भाप टरबाइन के बराबर होता है या इंजन से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। तो ज्यादा नंबर हम बता दें कि हमेशा भाप इंजन का थर्मल एफिशिएंसी लेस देन स्टीम टरबाइन होता है, मतलब स्टीम टरबाइन से कम होता है। तो इसमें क्या है स्टीम टरबाइन से कम कहाँ है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, स्टीम टरबाइन से कम, भाप टरबाइन से कम। आंसर क्या है बी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, आईसी इंजन किस पर कार्य करता है। आईसी इंजन क्या है, इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन किस पर कार्य करता है, उसमें गति की जीरो नियम, उसमें गति की दूसरा नियम, उसमें गति की पहला नियम, इनमें से कोई नहीं। ये हम पहले क्लास में बता चुके थे कि इंटरनल कंबशन इंजन थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ के अनुसार काम करता है, मतलब उसमें गति का पहला नियम के अनुसार काम करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है 15 नंबर का सी ऑप्शन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर लेंगे, इंटरनल कंबशन इंजन बदलता है, क्या बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है, जल ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में बदलता है, उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में बदलता है। ऑप्शन क्या है हमारा, ये हमेशा आपको पहले से दूसरे क्लास में आपको बताए थे, इंटरनल कंबशन इंजन कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क, हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। तो हमारे इसमें क्या कहा है, हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क, उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो 16 नंबर का ऑप्शन क्या है हमारा डी करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 17 नंबर, इंटरनल कंबशन इंजन की उष्मीय दक्षता क्या है, मतलब इंटरनल कंबशन इंजन का थर्मल एफिशिएंसी क्या होता है, बाह्य दहन इंजन से अधिक, बाह्य दहन इंजन से कम, बाह्य दहन इंजन से बराबर, इंजन प्रज्वलन की विधि से स्वतंत्र। पहले तो बता दें बाह्य इंजन क्या है, बाह्य इंजन है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। हम पहले क्लास में बता दिए थे इंटरनल कंबशन इंजन क्या है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या है, उसमें ही तो इंटरनल कंबशन इंजन एक्सटर्नल कंबशन इंजन से थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होता है या कम होता है। तो ये ऑप्शन है 17 का बी, मतलब हमेशा उसका जो थर्मल एफिशिएंसी होता है उसमें दक्षता होता है वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन से कम रहता है। इसलिए इसमें कभी भी डाउट मत होइएगा, जब इसमें अश्म दक्षता कह गया मतलब थर्मल एफिशिएंसी वो हमेशा एक्सटर्नल कंबशन इंजन का ज्यादा रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, इंटरनल कंबशन इंजन की उसमें दक्षता क्या होती है। हम पहले डिस्कशन में भी बता दिए थे, बता देंगे आपको इंटरनल कंबशन इंजन का हमेशा जो उसमें दक्षता मतलब हीट एफिशिएंसी रहता है, मतलब थर्मल एफिशिएंसी ये रहता है हीट इंजन 20% रहता है, ठीक है। और इसका एक्सटर्नल कंबशन इंजन का अगर देखा जाए 40% रहता है। ये याद रखिएगा हमेशा, इंटरनल कंबशन इंजन के उसमें दक्षता रहता है 20% और एक्सटर्नल इंजन का रहता है 40%। तो ये उसके पहले से क्या क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन में क्या बताया था कि बाह्य इंजन से कम रहता है क्योंकि बाह्य इंजन का रहता है 40%, बाह्य इंजन का 40% रहता है थर्मल एफिशिएंसी और इंटरनल कंबशन इंजन में रहता है 20%। तो किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। तो इंटरनल कंबशन इंजन एक्सटर्नल कंबशन इंजन से कम हुआ कि नहीं, कम हुआ। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, इंटरनल कंबशन इंजन की उसमें दक्षता क्या है। तो इसमें ऑप्शन है, ये ऑप्शन देखिए दो डाउट में डाल देते हैं लड़के को, मतलब विद्यार्थी को 15 से 20% और 20 से 25%। ये हमेशा आप ऑप्शन में देखिएगा
तो जो मोर देन रहता है लास्ट में, तो वही ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन क्या है करेक्ट होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा 15 से 20%। तो इंटरनल कंबशन इंजन के उसमें देखा था कितना है 15 से 20%। ये आप याद रखिए कि इंटरनल कंबशन इंजन का रहता है 20% रहता है इंटरनल कंबशन इंजन का, और एक्सटर्नल कंबशन इंजन का रहता है 40%। ये कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी एग्जाम में आए तो ये इतना याद रखिए 20% और 40%, तो आप 2-3 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, इंटरनल कंबशन इंजन में प्रज्वलन के बाद तापमान का रेंज क्या होता है। ये हम बता दें कि इसका बहुत हाई रहता है प्रज्वलन के तक, इसलिए इसका ऑप्शन है 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस। इंटरनल कंबशन इंजन में जब पावर स्ट्रोक होता है, जब पावर स्ट्रोक होता है, दहन होता है, उस टाइम का रेंज टेम्परेचर है इतना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्रांस के निकोलस जोसेफ ने स्टीम इंजन से चालित गाड़ी बनाई थी, उसकी रफ्तार क्या थी। और ये हमारे इंट्रोडक्शन क्लास में हम बता दिए थे कि फ्रांस में जो निकोलस जोसेफ कॉग्नेट है वो 1789 में एक 3 व्हीलर स्टीम इंजन का निर्माण किए थे, गाड़ी का निर्माण किए थे, जिसका स्पीड था 2.5 माइल पर आवर टू 3 माइल पर आवर। तो ऑप्शन हमारा है 3 माइल पर आवर, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है 3 माइल पर आवर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। हम आपको पहले ही बता दिए थे और अभी भी बता रहे हैं कि अगर आप हमारे टेक्निकल क्लास में नहीं जुड़े हैं तो आइए टेक्निकल क्लास में जुड़िए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और इसमें बहुत सारा एमसीक्यू डिस्कशन होता है हमारा, पूरा 30 से 50 सेट का हमारे पास क्वेश्चन है, उसको पूरा डिस्कस कराएंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाप नोजल का कार्य क्या है। भाप नोजल मतलब स्टीम नोजल। स्टीम नोजल का कार्य क्या है, इसका ये ऑप्शन है भाप की ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, भाप की ऊष्मीय ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदलता है, भाप की ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, भाप की गतिज ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी करेक्ट है कि ये पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो भाप की ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। ये ऑप्शन करेक्ट है। इसका जो हीट ऊर्जा है उसको गतिज ऊर्जा में बदलता है भाप नोजल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे की स्टीम इंजन का उदाहरण है। ये हम पहले क्लास में बता दिए थे, आपको 2 ड्राइंग भी दिखाए थे, इंटरनल कंबशन इंजन का और एक्सटर्नल कंबशन इंजन का। जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन में दिखाया था आपको, वो रेलवे का ये ड्राइंग था। तो आ जाइए हमारा पहले में देख लीजिए कैसा था वो ड्राइंग। तो ये रेलवे स्टीम इंजन का किसका उदाहरण है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन का। किसका है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल इंजन किस प्रकार के इंजन का उदाहरण है। ये भी हम बता दिए थे कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, ये दोनों क्वेश्चन है। डीजल इंजन किस प्रकार के इंजन के उदाहरण है, पेट्रोल इंजन किस प्रकार के इंजन के उदाहरण है। ये इंटरनल कंबशन में इंजन का उदाहरण है, ये दोनों है, क्योंकि ये सिलेंडर के अंदर ही दहन होता है और उसके बाद पावर क्रिएट करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इंटरनल कंबशन इंजन करेक्ट, और ये इंटरनल कंबशन इंजन करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 25 नंबर क्वेश्चन क्या, चतुर्घात इंजन में चक्र पूरा होता है। चतुर्घात इंजन मतलब 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन में कैसे चक्र पूरा होता है, इसका है मतलब चतुर्घात इंजन मतलब क्या है, एक बार टीडीसी से बीडीसी गया तो एक स्ट्रोक, बीडीसी से टीडीसी आया तो दूसरा स्ट्रोक, टीडीसी से बीडीसी गया तो तीसरा स्ट्रोक, फिर टीडीसी से बीडीसी आया तो सॉरी ये टीडीसी है, ये बीडीसी है, टॉप डेड सेंटर बॉटम डेड सेंटर। तो ये 1 2 3 4 स्ट्रोक इंजन में चक्र पूरा होता है। पिस्टन की कितना स्ट्रोक में, पिस्टन कितना ऊपर नीचे हुआ 4 बार। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट है ए। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघाती इंजन में चक्र पूरा होता है। ये हमेशा क्वेश्चन लड़कों को कंफ्यूज हो जाते हैं पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट बीच में। अगर ये पिस्टन दे दिया तो अलग होता है, ये अगर क्रैंकशाफ्ट दे दिया तो अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है इसमें, इसमें है क्रैंकशाफ्ट की एक परिक्रमण से, क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन में एक बार पिस्टन ऊपर जाता है, एक बार पिस्टन नीचे आता है। मतलब अगर ये हमारे पूछता है कि पिस्टन के 2 स्ट्रोक में, तो ये करेक्ट होता है पिस्टन के मामले में, लेकिन ये क्रैंकशाफ्ट के मामले में ये करेक्ट है ऑप्शन सी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा हूं द्विघात इंजन में चक्र पूरा होता है। अभी आपको बता दिए कि पिस्टन को एक बार ऊपर जाता है एक बार नीचे आता है, तो इसमें 2 बार हुआ, तो 2 बार कहाँ है पिस्टन के 2 स्ट्रोक में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे चतुर्घात इंजन में चक्र पूरा होता है, मतलब 4 स्ट्रोक इंजन में चक्र पूरा कैसे होता है, तो ये हम जैसे ही बता दिए द्विघात इंजन में एक बार होता है, तो ये चतुर्घात इंजन में मतलब 4 स्ट्रोक इंजन में रहता है 2 बार। ये ऑप्शन क्या है बी करेक्ट है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम चल लेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कंप्रेशन इग्निशन इंजन कार्य करता है, सीआई मतलब कंप्रेशन इग्निशन, सीआई इंजन कार्य करता है बेल कम चक्र पर, कार्नट चक्र पर, स्थिर दाब चक्र पर, ओटो चक्र पर। यह हम बता दें कि कंप्रेशन इग्निशन मतलब वो कांस्टेंट प्रेशर पे काम करता है, डीजल इंजन है, तो ये स्थिर दाब चक्र पर। ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट स्थिर दाब चक्र, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इंटरनल कंबशन इंजन के पिस्टन के को 2 स्ट्रोक पूरा करते हैं, मतलब ऐसे इंजन मतलब इंटरनल कंबशन इंजन इसका 2 स्ट्रोक पूरा करते हैं, मतलब एक बार गया एक बार आया, पिस्टन 2 बार गया तो हमारा जो क्रैंक रहता है पहले आधा घुमा उसके बाद फिर आधा घुमा, तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री 360 डिग्री, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और इसके साथ हमारा पूरा टेस्ट सीरीज सेट 2 कंप्लीट होता है, और इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा सिलेबस के आएंगे, सिलेबस में हम पढ़ेंगे ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल, उसका पीवी डायग्राम के साथ बताएंगे, और हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा चैनल को आइए लाइक करिए शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।